चंद्रकांता का नाम, मतलब ये नाम तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है। हाँ, या तो किताब पढ़ी है या फिर दूरदर्शन वाला वो सीरियल देखा है। बिल्कुल उसकी धुन तो आज भी याद है। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराने वाले। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1888 में जब ज्यादातर किताबें उपदेशों से भरी होती थीं, तब देवकीनंदन खत्री जी ने ऐसी जादुई दुनिया बनाई कैसे? और ये दुनिया इतनी जबरदस्त थी कि कहा जाता है लाखों लोगों ने सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। वाह! ये सिर्फ विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की लव स्टोरी नहीं है। नहीं है। इसने भारत को दो बिल्कुल नए शब्दों से मिलवाया, तिलिस्म और अय्यारी। हाँ, तिलिस्म और अय्यारी, ये शब्द ही अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो चलिए सबसे पहले किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी की हीरोइन राजकुमारी चंद्रकांता। स्रोतों के हिसाब से वो बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और गुणी थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। और उनकी एक दासी थी, चपला। हाँ, पर वो सिर्फ दासी नहीं थी, वो बहुत चालाक और बहादुर भी थी। कहानी में उसका बहुत जरूरी रोल है। और हमारे हीरो हैं नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह, बहादुर, नेक दिल। और चंद्रकांता के पिता विजयगढ़ के राजा और वीरेंद्र सिंह के परिवार में पुरानी दुश्मनी थी। तो एक क्लासिक दुश्मनी के बीच पनपती प्रेम कहानी। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, जब एक तीसरा किरदार, मतलब एक विलन सामने आता है। हाँ, हर कहानी में एक विलन तो होता ही है। और यहाँ वो विलन है क्रूर सिंह। नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, वो विजयगढ़ का ही एक बड़ा दरबारी था और चंद्रकांता से शादी करना चाहता था। जाहिर है, सत्ता के लिए। बिल्कुल। लेकिन चंद्रकांता ने उसे साफ साफ मना कर दिया और राजा भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। तो उसकी ईगो हर्ट हो गई। बुरी तरह से। और उसने बदला लेने की ठान ली। और उसने किया क्या? वो विजयगढ़ छोड़कर उनके सबसे बड़े दुश्मन चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के पास चला गया। अच्छा, घर का भेदी। हाँ, और उसने जाकर शिवदत्त को भड़काया। उसने कहा, चंद्रकांता जैसी सुंदर लड़की या तो आपकी रानी होनी चाहिए या आपकी दासी। और लालची राजा उसकी बातों में आ गया। और यहीं से चंद्रकांता के अपहरण की साजिश शुरू होती है। इस साजिश में कुछ खास तरह के लोग शामिल थे जिन्हें अय्यार कहा जाता था। ये अय्यार आखिर थे कौन? मतलब जासूस? जासूस से कहीं बढ़कर अय्यार इस कहानी का, आप कह सकती हैं, दिल हैं। वो माहिर जासूस थे, भेस बदलने में उस्ताद थे, योद्धा थे और कमाल के रणनीतिकार थे। अच्छा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है उनके नियम। उनका एक कोड ऑफ एथिक्स था। नियम? जैसे कि वो बिना वजह किसी को मारेंगे नहीं, किसी निहत्थे पर हमला नहीं करेंगे और सबसे बड़ा नियम, अपने मालिक से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। मतलब वो बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ताकत का कम। बिल्कुल। और कहानी में दोनों तरफ अय्यार हैं। वीरेंद्र सिंह का मुख्य अय्यार है तेज सिंह और दुश्मन की तरफ है बद्रीनाथ और पन्नालाल। तो ये एक तरह की दिमागी जंग थी अय्यारों के बीच। हाँ, और इसी वजह से कहानी में इतने उतार चढ़ाव और धोखे वाले सीन हैं जो उसे इतना मजेदार बनाते हैं। तो क्रूर सिंह की सलाह पर दुश्मन राजा ने विजयगढ़ पर हमला कर दिया। हाँ, और हमला भी तब किया जब राजा महल में नहीं थे। तो चंद्रकांता और चपला ने भागने की कोशिश की। वो जंगल की तरफ भागी और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। तिलिस्म। हाँ, भागते भागते अनजाने में वो चुनारगढ़ के एक पुराने रहस्यमय तिलिस्म में दाखिल हो गईं। उन्हें लगा होगा कि वो किसी सुरक्षित किले में जा रही हैं। बिल्कुल। पर जैसे ही वो अंदर गईं, पत्थर के भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और तिलिस्म जैसे जाग गया। हाँ, तिलिस्म जीवंत हो उठा। दीवारें अपनी जगह बदलने लगीं, रास्ते गायब होने लगे। चंद्रकांता उस भूल भुलैया में फंस गईं। ये तिलिस्म आखिर था क्या? मतलब सिर्फ एक जादुई किला? उससे कहीं ज्यादा। ये सदियों पहले शक्तिशाली जादू से बनाया गया था। इसके अंदर गुप्त कमरे थे, चलती फिरती दीवारें थीं, घातक जाल थे और पत्थर की मूर्तियां थीं जो जिंदा हो सकती थीं। हाँ। चंद्रकांता और चपला को अंदर एक ऐसा कमरा मिला जो घूमते हुए शीशों से भरा था, जो सिर्फ रास्ता नहीं भटकाते बल्कि आपका दिमाग घुमा देते हैं। सही कहा। उन्हें एक ऐसी सीढ़ी मिली जो अचानक अंधेरे में खत्म हो जाती थी, एक ऐसा दरवाजा जो छूते ही गायब हो जाता था। तो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। हाँ, क्योंकि इसे कोई साधारण इंसान नहीं तोड़ सकता था। इसे तोड़ने के लिए कुछ पहेलियां थी और इसे सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसके लिए ये बना था। तो जब वीरेंद्र सिंह को यह सब पता चला कि चंद्रकांता तिलिस्म में फंस गई हैं, तो उसने क्या किया? वो जाहिर है तबाह हो गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने कसम खाई कि वो चंद्रकांता को बचाएगा। और इस मिशन में उसका साथ दिया उसके अय्यार तेज सिंह ने। हाँ, और यहीं से तिलिस्म के अंदर और बाहर अय्यारों की असली दिमागी जंग शुरू हुई। भेस बदलना, जाल बिछाना, गुप्त संदेश भेजना। इसका कोई मजेदार किस्सा है? मतलब अय्यारों की चालाकी का। पुरुष गार्ड का भेस बदलकर दुश्मन के सैनिकों के बीच घूमती है और उनकी सारी प्लानिंग सुन लेती है। अरे वाह! और तेज सिंह तो उस्ताद था। एक बार जब दुश्मन चंद्रकांता को पकड़ने ही वाले थे तो वो एक बूढ़े साधु का रूप धरकर आया और उन्हें गलत रास्ता बताकर भटका दिया। मतलब उस जमाने का मिशन इम्पॉसिबल चल रहा था। आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ चालाकी से तो तिलिस्म नहीं टूट सकता था। कोई सुराग तो मिला होगा। सही कहा। खोजबीन के दौरान उन्हें एक जादुई तख्ती मिली, एक चांदी की प्लेट। और वो कोई मामूली प्लेट नहीं थी। नहीं, जब उसे तिलिस्म के अंदर एक खास जगह पे रखते थे तो वो चमकने लगती थी और गुप्त रास्ते दिखाती थी। तो ये तिलिस्म को तोड़ने की चाबी थी। एक तरह से हाँ। और फिर उन्हें मिली एक पुरानी भविष्यवाणी। अच्छा, भविष्यवाणी भी थी। हाँ, एक गुप्त पत्थर पे लिखा था, केवल सिंह का सच्चा पुत्र, केवल नौगढ़ का वीर इस पत्थर को खोलेगा और इस जादू को तोड़ेगा। तो इससे ये साफ हो गया कि वीरेंद्र सिंह ही वो हीरो है जो ये कर सकता है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ चंद्रकांता का प्रेमी नहीं था, बल्कि किस्मत का चुना हुआ नायक था। तो अब सारी चीजें अपनी जगह पर आ गई। वीरेंद्र सिंह को पता था कि वही तिलिस्म तोड़ सकता है और उसके पास तख्ती भी थी। हाँ, तो कई लड़ाइयों और पहेलियों को सुलझाने के बाद वीरेंद्र सिंह आखिरकार तिलिस्म के आखिरी कमरे तक पहुंच गया। और वहां क्या था? वहां दरवाजे पर एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति पहरा दे रही थी। आखिरी पहेली। हाँ, तो भविष्यवाणी के हिसाब से वीरेंद्र सिंह ने वो चांदी की तख्ती उस मूर्ति के हाथ में बने एक निशान पर रखी। और फिर जादू हुआ। बिल्कुल। ऐसा करते ही पूरा तिलिस्म कांपने लगा। दीवारों के खिसकने की, पत्थरों के गरजने की आवाजें आने लगी। सारे बंद रास्ते खुल गए। हाँ, और सारे जादुई जाल बेकार हो गए। तिलिस्म का जादू हमेशा के लिए टूट गया। और चंद्रकांता आजाद हो गईं। पर कहानियां खत्म नहीं हुई होगी, है ना? नहीं, दुश्मन राजा शिवदत्त अपनी सेना के साथ बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसे लगा होगा कि वो थके हुए होंगे और आसानी से पकड़े जाएंगे। हाँ, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वीरेंद्र सिंह, उसके अय्यार और विजयगढ़ के सैनिक सब एकजुट थे। तिलिस्म के बाहर एक जोरदार लड़ाई हुई। और शिवदत्त हार गया। बुरी तरह हारा और उसे बंदी बना लिया गया। और उस असली विलेन का क्या हुआ? क्रूर सिंह, जिसने ये सब शुरू किया था। उसके साथ आप कह सकते हैं एक तरह का पोएटिक जस्टिस हुआ। मतलब? अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर उसी टूटे हुए तिलिस्म के खंडरों में छिपने की कोशिश करने लगा। अरे! लेकिन तिलिस्म के हिस्से अभी भी अस्थिर थे। वो उन्हीं खंडरों की एक भूल भुलैया में हमेशा के लिए फंस गया। जिस जाल को उसने दूसरों के लिए बिछाया था वो खुद उसी में फंस गया। बिल्कुल। और वहीं उसका अंत हुआ। और अंत में, जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, दुश्मनों की हार के बाद वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता का विवाह हुआ। दोनों राज्यों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। और वफादार अय्यारों को उनका सम्मान मिला। हाँ, तेज सिंह को राज दरबार में बहुत ऊंचा पद मिला, जिसके बिना ये जीत नामुमकिन थी। वाकई ये कहानी सिर्फ नफरत पर प्यार की जीत नहीं है। ये बुद्धि, वफादारी और किस्मत की भी कहानी है। सही कहा। और खत्री जी का कमाल ये था कि उन्होंने तिलिस्म और अय्यारी को सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें भारतीय साहित्य में एक नया जॉनरा ही बना दिया। इसने ये दिखाया कि हिंदी सिर्फ उपदेश के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध मनोरंजन और कल्पना की उड़ान के लिए भी एक जबरदस्त जरिया है। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? आज हम CGI और स्पेशल इफेक्ट्स के जमाने में रहते हैं। पर्दे पर कुछ भी दिखाया जा सकता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। को अपने दिमाग में खुद बनाना पड़ता था। आज भी लोगों को इतना क्यों खींचता है? शायद इसलिए कि जो तिलिस्म हम अपने दिमाग में बनाते हैं वो किसी भी स्पेशल इफेक्ट से कहीं ज्यादा जादुई होता है। और इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।